हेलो बच्चों, जय हिंद। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10th एसिड बेस एंड सॉल्ट का लास्ट टॉपिक। ठीक है, लास्ट टॉपिक का मतलब आज हम लोग एनसीईआरटी के जो भी क्वेश्चन है उसको लगाएंगे। इसके पहले क्वेश्चन बीच बीच में हो चुके हैं आगे, मतलब पिछले लेक्चर्स में। आज हम लोग आगे क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन देखेंगे इंटेक्स का क्वेश्चन। इंटेक्स का क्वेश्चन पेज नंबर 33 पे आप लोग आ जाओ। सबसे पहले इसमें क्वेश्चन दिया है, व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ कंपाउंड CaOCl2, यानी कि CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसका जो कॉमन नेम है, इसका कॉमन नेम क्या है? तो इसका कॉमन नेम आप सबको पता है, ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर। तो पहला ये क्वेश्चन हो गया। ठीक है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2, इसका कॉमन नेम क्या है? ब्लीचिंग पाउडर। दूसरे क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे क्या दे रहा है, नेम द सब्सटेंस विच ऑन ट्रीटमेंट विद क्लोरीन इट्स ब्लीचिंग पाउडर। हमको एक ऐसे सब्सटेंस का नाम बताना है जिससे जब हम ट्रीट करते हैं तो ब्लीचिंग पाउडर हमको मिल जाता है। ठीक है, एक ऐसे सब्सटेंस का नाम बताना है जिसको जब हम लोग क्लोरीन से ट्रीट करते हैं, तो क्लोरीन से हम लोग किसको ट्रीट कर रहे थे? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, COH का होल्ड ट्वाइस। तो जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन आपस में रिएक्ट करता है तो इससे क्या बनता है? CaOCl2, यानी कि ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल्ड ट्वाइस। ये वाली रिएक्शन आप लोग मेंशन कर लेना। तीसरे क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है इंटेक्स का, नेम द सोडियम कंपाउंड विच इज यूज फॉर सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर। आपको पता है कि वाटर दो तरह के होते हैं, एक हार्ड वाटर होता है, एक सॉफ्ट वाटर होता है। हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर के बारे में हम लोग आगे क्लासेस में प्रॉपर पढ़ेंगे कार्बोनेट्स कंपाउंड में। अभी थोड़ा सा जान लो हार्ड वाटर सॉफ्ट वाटर क्या होता है। जैसे मान लो कि ये है, इसको हमने बोला हार्ड वाटर, तो हार्ड वाटर के हार्ड होने का कारण क्या होता है? या फिर यहां अगर ये सॉफ्ट वाटर है, सॉफ्ट वाटर, तो सॉफ्ट वाटर के सॉफ्ट होने का क्या कारण होता है? तो हार्ड वाटर में कुछ सॉल्ट पाए जाते हैं, सोडियम सॉल्ट, मैग्नीशियम सॉल्ट। ठीक है, जो कि वाटर को क्या बना देते हैं? हार्ड। जबकि सॉफ्ट वाटर में ये जो सॉल्ट्स होते हैं, ये सॉल्ट्स क्या होते हैं? कम होते हैं। तो हॉट वाटर में जैसे सोडियम सॉल्ट हो गया, मैग्नीशियम सॉल्ट हो गया, कैल्शियम सॉल्ट हो गया, ठीक है, कैल्शियम सॉल्ट हो गया, ये सारे सॉल्ट प्रेजेंट रहते हैं, जिस वजह से वाटर क्या हो जाता है? हार्ड हो जाता है। अब हार्ड वाटर के साथ समस्या क्या आती है कि हमारे पास दो चीजें अवेलेबल है कपड़े धुलने के लिए। एक तो डिटर्जेंट है, डिटर्जेंट, और दूसरा क्या है? सोप। ठीक है, तो हमारे पास दो चीजें अवेलेबल है कपड़े धुलने के लिए, एक डिटर्जेंट है और दूसरा सोप है। तो यहाँ पे जो डिटर्जेंट होता है, डिटर्जेंट हार्ड वाटर में भी अच्छे से वर्क करता है और सॉफ्ट वाटर में भी अच्छे से वर्क करता है। लेकिन जो सोप है, सोप सिर्फ कहाँ अच्छे से काम करता है? सॉफ्ट वाटर में। हार्ड वाटर में साबुन अच्छे से काम नहीं करता। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर के बीच का। अब हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है? थोड़ा सा जरूरी था तो हार्ड वाटर सॉफ्ट वाटर थोड़ा सा ध्यान देना। क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है, नेम द सोडियम कंपाउंड व्हिच इज यूज्ड फॉर सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर। अब अगर वाटर हार्ड है, उसको सॉफ्ट करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? तो उसको सॉफ्ट करने के लिए यूज होता है वॉशिंग सोडा। ठीक है, तो वॉशिंग सोडा को हम लोग यूज करते हैं, वॉशिंग सोडा। ठीक है, तो वॉशिंग सोडा का कहां पे यूज होता है? वॉशिंग सोडा का यूज होता है हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने के लिए। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप क्या कह रहा है, व्हाट विल हैपन इफ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज हीटेड, गिव द इक्वेशन। अगर हम लोग सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को अगर हम यहाँ पे हीट करेंगे, यानी बेकिंग सोडा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को अगर हम हीट करेंगे तो क्या होगा? यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट बनेगा Na2CO3 प्लस CO2 प्लस H2O। ठीक है, तो इस चीज का फॉर्मेशन होगा। अगर हम लोग सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को यहाँ पे हीट करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O, ठीक है, इतनी चीज का यहाँ पे फॉर्मेशन होगा। तो ये इसका आंसर हो गया कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट करने पे क्या होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, राइट एन इक्वेशन टू शो रिएक्शन बिटवीन प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड वाटर। जब भी हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है? CaSO4 डॉट हाफ H2O। जब भी इसका रिएक्शन करवाएंगे किसके साथ? वाटर के साथ। ठीक है, किस चीज का फॉर्मेशन होगा? यहाँ पे जिप्सम का फॉर्मेशन होगा, जिप्सम। ठीक है, CaSO4 डॉट 2H2O। ठीक है,
तो यहाँ पे ये है, तो CaSO4.12H2O ये क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है। जब भी इसको वाटर के साथ रिएक्ट करवाएंगे या वाटर के साथ इसको मिलाएंगे तो किस चीज का फॉर्मेशन होगा, जिप्सम, CaSO4.2H2O। तो यहां से आपका क्वेश्चन मतलब ये क्वेश्चन यहाँ पे आपका कंप्लीट हो जाता है इंटेक्स का। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमको क्या डिस्कस करना है, एनसीईआरटी के जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन जबरदस्त नहीं है एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के, उसको हम लोग देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या, अ सॉल्यूशन टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। एक कोई सॉल्यूशन है वो क्या करता है, रेड लिटमस को किस में कन्वर्ट कर देता है, ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, एक सॉल्यूशन है वो रेड लिटमस पेपर है हमारे पास, उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, ब्लू। अच्छा, ये जो लिटमस पेपर है, लिटमस, इसको हम लोग कहां से ऑब्टेन करते हैं, याद है आपको, लाइकेन से ऑब्टेन करते हैं ना। लिटमस पेपर हम लोग कहां से निकालते हैं, लाइकेन से। लाइकेन क्या है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन एल्गी एंड फंजाई। ठीक है, लाइकेन क्या है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन है किसके किसके बीच का, एल्गी और फंजाई के बीच का। तो यहां पे ये बता रहा है कि कोई सॉल्यूशन है, वो सॉल्यूशन क्या करता है, सॉल्यूशन रेड लिटमस पेपर को किसमें कन्वर्ट कर देता है, ब्लू में। तो यहां पे पूछ रहा है उसका पीएच क्या होगा, 1, 4, 5 या 10। ठीक है, 1, 4, 5 या 10। तो भाई साहब रेड से ब्लू में कन्वर्ट कर रहा है, आंसर क्या हो जाएगा, 10। ठीक है, क्योंकि बेस क्या करता है, बेस रेड लिटमस पेपर को किसमें कन्वर्ट कर देता है, ब्लू में। ये चीज हम लोग कहां पे देखे थे, यूनिवर्सल इंडिकेटर में देखे थे, है ना, पीएच स्केल वगैरह जब हम लोग पढ़ रहे थे तो वहां पीएचएस पढ़े थे। दूसरा क्या है, द सॉल्यूशन रिएक्ट विद क्रस्ट एक्सेल टू गिव अ गैस दैट लाइम वाटर मिल्की द सॉल्यूशन कंटेन। देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, सॉल्यूशन रिएक्ट विद क्रश एक्सेल, यानी कि यहाँ पे एक सॉल्यूशन कोई रिएक्ट करता है क्रश एक्सेल के साथ। एक्सेल का मतलब क्या, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, क्रस्ड एक्सेल, क्रस्ड एग सेल। ठीक है, क्योंकि जो मुर्गी का अंडा होता है उसके ऊपर किसकी कोटिंग होती है, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट की कोटिंग होती है। आगे का क्वेश्चन देखते हैं, अ सॉल्यूशन रिएक्ट विद क्रस्ड एक्सेल टू गिव अ गैस दैट टर्न लाइम वाटर मिल्की। तो इसके साथ रिएक्शन किसकी होगी बताओ, कैल्शियम कार्बोनेट, इसके साथ HCl रिएक्ट करवा दो। ठीक है, जो कि लाइम वाटर को मिल्की कन्वर्ट कर देता है। तो गैस कौन सी निकली है, कार्बन डाइऑक्साइड निकली। ठीक है, तो ये किसके साथ रिएक्ट करेगा, HCl के साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा HCl, क्योंकि NaCl है नहीं। ठीक है, और LiCl लिथियम क्लोराइड है नहीं, KCl है नहीं, तो हमारे पास ऑप्शन क्या है, HCl। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ पे रिएक्ट करके क्या निकालेगा, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, CaCl2 प्लस CO2। आगे पढ़ते हैं, 10 ml ऑफ सोल्यूशन ऑफ NaOH। यहां पे 10 ml सोल्यूशन है किसका, NaOH का, सोडियम हाइड्रोक्साइड का 10 ml सोल्यूशन है। इसके बाद क्या कह रहा है, इज फाउंड टू बी कंप्लीटली न्यूट्रलाइज्ड बाय 8 ml ऑफ गिवन सोल्यूशन। ये 8 ml ऑफ सोल्यूशन से क्या होता है, ये पूरी तरह से न्यूट्रलाइज हो जाता है। ये 8 ml किसका है, HCl का है। आगे क्या कह रहा है, इफ वी टेक 20 ml ऑफ सेम सोल्यूशन ऑफ NaOH, अगर हम इसको 20 ml ले लेते हैं तो ये कितना चाहिए, इसको भी 2 कर दो, है ना, तो कितने की रिक्वायरमेंट होगी, 16 ml की रिक्वायरमेंट आ जाएगी। अब ऐसा क्यों है कि यहाँ पे, क्योंकि देखो NaOH और HCl दोनों की औकात नियर अबाउट बराबर होती है। औकात नियर अबाउट बराबर का क्या मतलब है, NaOH भी स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है, ये भी कैसा है, स्ट्रॉन्ग बेस, और यहां पे HCl की बात करें, ये कैसा है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो जब दोनों ही स्ट्रॉन्ग है, तो अगर हम 10 ml के लिए 8 ml की जरूरत पड़ती है, तो 20 के लिए कितना, ऑब्वियस सी बात है 16 से हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन इसका क्या सही होगा, 16। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन आपका देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ मेडिसिन इज यूज्ड फॉर ट्रीटिंग इनडाइजेशन। इनडाइजेशन इनडाइजेशन का मतलब होता है कि पेट अच्छे से, मतलब पेट अच्छे से वर्क ना करना। ठीक है, तो इंडाइजेशन के लिए क्या यूज करेंगे, देखो एंटीबायोटिक हो नहीं सकता, क्योंकि जो एंटीबायोटिक होती है, एंटीबायोटिक का मतलब होता है अगेंस्ट लाइफ, लेकिन किसकी जिंदगी के अगेंस्ट, बैक्टीरिया। ठीक
ठीक है। व्हाई डू वी फॉल इल में हम लोग ये पढ़ते हैं कि जो एंटीबायोटिक होता है, एंटीबायोटिक किसके अगेंस्ट काम करता है? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट मेटाबॉलिक प्रोसेस होते हैं, तो ये एंटीबायोटिक क्या करता है? उस इंपॉर्टेंट मेटाबॉलिक प्रोसेस को स्टॉप कर देता है, जिससे कि बैक्टीरिया अपना सेल वॉल फॉर्मेशन नहीं करने पाता, ठीक है, और उस सेल वॉल फॉर्मेशन न होने की वजह से बैक्टीरिया की डेथ हो जाती है। तो एंटीबायोटिक बेसिकली दवा वगैरह में, मतलब बैक्टीरिया को मारने के काम में एंटीबायोटिक आता है। लेकिन आपको ये चीज ये ध्यान देना, बहुत ज्यादा चपक के एंटीबायोटिक नहीं खाना। लोग क्या करते हैं कि अगर बीमार पड़ जाते तो पता चला एंटीबायोटिक, अपने डॉक्टर बन जाएंगे, खूब हार्ड एंटीबायोटिक ले लेंगे, फिर एक टाइम के बाद ऐसा आएगा कि उनकी बॉडी रेजिस्टेंट हो जाती है, जो बैक्टीरिया होते हैं वो रेजिस्टेंट हो जाती है किससे? एंटीबायोटिक से। रेजिस्टेंट होने क्या मतलब है? अब जैसे मान लो कोई बच्चा है, अब तुम उसको रोज जाके 2 थप्पड़ मार रहे हो, कह रहे हो 2 थप्पड़ एक दिन तुमने मारा, खा जाओ पानी लेके आओ, दूसरे दिन 2 थप्पड़ मारा, बोला पानी लेके आओ, 5-6 दिन जब वो 2-2 थप्पड़ मार खा जाएगा तो 6वें दिन तुमसे अकड़ जाएगा कि हम पानी उनी ना लागे, कि एक जानता 2 थप्पड़ पड़ेगा, ठीक है, तो वो उसका 2 थप्पड़ का क्या हो गया? आदी हो गया। इसी तरह अगर एंटीबायोटिक अगर आप लोग बहुत ज्यादा अपने मन से खाओगे, या मान लो डॉक्टर की एडवाइस नहीं लेते हो, तो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद क्या होगा? आपकी बॉडी रेजिस्टेंट हो जाएगी, आप जो बैक्टीरिया है रेजिस्टेंट हो जाएंगे एंटीबायोटिक से, ठीक है, तो फिर एंटीबायोटिक भी काम नहीं करेगी। इस वजह से हमेशा डॉक्टर से पूछ करके उनके प्रिस्क्रिप्शन से तब यूज करना चाहिए, है ना एंटीबायोटिक। डॉक्टर बेवकूफ नहीं है, इतने साल मेहनत करते हैं। दूसरे पे हम लोग चलते हैं, एनाग्लेसिक। एनाग्लेसिक में भी शायद पेन किलर है, ठीक है, एनाग्लेसिक पेन किलर होती है, इसको एक बार चेक कर लेना, अपने एक बार गूगल से देख लेना, बाकी एनाग्लेसिक पेन किलर ही होती है। तीसरा यहाँ पे क्या है? एंटासिड। एंटासिड, एंटासिड। अब ये जो एंटासिड होता है, ऑप्शन आपका यही ठीक है, ठीक है, एंटासिड आपका ऑप्शन यही सही है। तो एंटासिड क्या होता है? इंडाइजेशन को ट्रीट करने के लिए इसका एंटासिड का यूज होता है। चौथा ऑप्शन क्या है? एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक भी क्या करता है? मतलब जो भी बैक्टीरिया और फंजाई होती है, इनकी ग्रोथ को क्या करता है? रोक देता है। और एंटीसेप्टिक ऊपर अप्लाई किया जाता है, ठीक है, स्किन के आउटर पार्ट पे एंटीसेप्टिक। तो ये चीज हो गया, ठीक है, तो ये 4 है इंपॉर्टेंट। एनाग्लेसिक हो गया, एंटीबायोटिक हो गया, जरूरी है तो इसके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना, टर्म इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं, अगला क्या है? राइट वर्ड इक्वेशन। वर्ड इक्वेशन तो आप लोग लिख ही लोगे, है ना। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट विद जिंक ग्रैन्यूल्स, यानी कि जिंक को किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? H2SO4 के साथ, H2SO4, Zn प्लस H2SO4 क्या बन जाएगा? ZnSO4 प्लस H2, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपका यहां से क्लियर हो गया, Zn प्लस H2SO4, ZnSO4 प्लस H2। दूसरा क्या कह रहा है? डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विद मैग्नीशियम रेबर। यहां पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है? 2HCl प्लस मैग्नीशियम रेबर का मतलब Mg, क्या बन जाएगा? MgCl2, MgCl2 प्लस 2H2, क्लियर है ना, सॉरी MgCl2 प्लस H2। तो यहां पे ये हो गया, ठीक है। तो यहां पे HCl है, यहां पे मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट कर गया, मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस H2, ठीक है। तो दूसरी इक्वेशन आपकी यहां से ये बन जाती है। तीसरी इक्वेशन आपके यहां डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट विद अल्युमिनियम पाउडर। देख लो इसको भी, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? H2SO4, ठीक है। तो अगला क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? सल्फ्यूरिक एसिड, यहाँ पे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट विद अल्युमिनियम पाउडर, ठीक है, किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? अल्युमिनियम पाउडर के साथ, क्या बन जाएगा? Al2SO4 का होल थ्राइस, यहाँ पे 2 लगा है, यहाँ पे 2 लगा दो, ठीक है। और यहाँ पे क्या है? SO4 3H2SO4 प्लस 2Al, Al2SO4 का होल थ्राइस प्लस 3H2, ठीक है। हाइड्रोजन के यहाँ पे 3 दूना है, तो ये उधर हाइड्रोजन हो गया, ठीक है। तो इस तरह से इक्वेशन हो गई आपके। दूर दूर पास पास वाले उसको देख लेना, है ना, फर्स्ट चैप्टर में पढ़ ही चुके हो। यहाँ पे दूर दूर कौन सा है? इधर वहीं, इधर कुछ भी ऐसे करके लगा दो, पास पास ही आ गया, तो ये Al2SO4 हो गया और उधर H2 निकल गया, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग देखे थे कि दूर दूर पास पास इक्वेशन से हम लोग बना लेते हैं। आ ही जाएगा ये, इसमें आपको कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अगला वाला जो लास्ट वाला है यहाँ पे, लास्ट वाला यहाँ पे इक्वेशन क्या है? इसके आगे के क्वेश्चन काफी अच्छे हैं। डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विद आयरन फिलिंग्स। डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मतलब HCl किसके साथ रिएक्ट करवा रहा है? आयरन के साथ, Fe, क्या बनेगा? FeCl2, FeCl2 हो गया, यहाँ 2 लगा दो, प्लस H2,
इक्वेशन बैलेंस है Fe बराबर है Cl2 बराबर है H2 बराबर है, ठीक है। तो इस तरह से इक्वेशन को हम लोग लिख के बैलेंस कर लेते हैं। अगले क्वेश्चन पे अब हम लोग चलते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन जितने भी हैं सब जबरदस्त है। पहला क्वेश्चन क्या, कंपाउंड सच एज अल्कोहल एंड ग्लूकोज आल्सो कंटेन हाइड्रोजन बट आर नॉट कैटेगराइज्ड एज एसिड। देखो यहाँ पे अल्कोहल है, अल्कोहल की हम लोग बात करते हैं जैसे C2H5OH। C2H5OH क्या है, अल्कोहल है। कौन सा अल्कोहल है, इथेनॉल। और इसके साथ ग्लूकोज की बात कर रहा है C6H12O6, ठीक है। ये क्या है C6H12O6, ये यहाँ पे है ग्लूकोज। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि ये जो इथेनॉल है C2H5OH और यहाँ पे जो ग्लूकोज है C6H12O6, इसके पास यहाँ पे हाइड्रोजन है, ठीक है। इथेनॉल के पास हाइड्रोजन है और यहाँ पे ग्लूकोज के पास भी हाइड्रोजन है, लेकिन ये दोनों एसिड क्यों नहीं है। देखो ये दोनों अपने आयंस में डिसोसिएट नहीं होते, ठीक है। तो यहाँ पे इसका सिंपल सा क्या है, अल्कोहल एंड ग्लूकोज does not dissociate into their ions, या ये बोल सकते हो कि H+ इज नॉट फ्री, ठीक है। हाइड्रोजन होने से मतलब नहीं है, उसको दान भी करना आना चाहिए, ठीक है, उसको रिलीज भी करना आना चाहिए। तो ये चीज है, अल्कोहल और ग्लूकोज अपना हाइड्रोजन छिपा के रखते हैं, इनका हाइड्रोजन डिसोसिएट नहीं होता। अब जब डिसोसिएट नहीं होता, ब्रेक नहीं होता, तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने का कोई सवाल ही नहीं उठता। अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाई डज डिस्टिल्ड वाटर नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी जबकि रेन वाटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। देखो यहाँ पे दो चीज की बात कर रहा है। पहला डिस्टिल्ड वाटर, दूसरा किसकी बात कर रहा है, रेन वाटर। यहां पे ये बोल रहा है कि जो डिस्टिल्ड वाटर होता है डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, डज नॉट कंडक्ट करंट यानी इलेक्ट्रिसिटी, है ना। दूसरा क्या है, जो कि रेन वाटर है, रेन वाटर क्या करता है, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। डिस्टिल्ड वाटर जो है डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, जबकि रेन वाटर क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। तो अब यहाँ पे ये पूछ रहा है कि ऐसा क्यों, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट क्यों नहीं करता और ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों करता है। डिस्टिल्ड वाटर इस वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता बिकॉज इट डज नॉट हैव फ्री आयंस, इट डज नॉट हैव फ्री आयंस, या इसके पास आयंस नहीं होता, ठीक है। जो डिस्टिल्ड वाटर या प्योर वाटर होता है इसके पास फ्री आयंस नहीं होता। जबकि रेन वाटर से जब बारिश होती है ना, तो बारिश में आपको पता है सल्फर डाइऑक्साइड गैस वगैरह रहती है, इसके साथ साथ में एसिड वगैरह रहता है ऊपर, है ना। एटमॉस्फेयर में एसिड होता है, इसी वजह से आपको मम्मी लोग कहती हैं कि बच्चा पहली बारिश दूसरी बारिश में नहीं भीगना चाहिए, क्योंकि ऊपर जितने भी यहाँ से धुएं वगैरह जाते हैं वो सब ऊपर मंडराते रहते इन्वायरमेंट में, और जब पानी बरसता है तो वो एसिड उन्हीं के साथ घुल के नीचे चले आते हैं, जिससे कि एसिड रेन भी हो जाती है या पीएच कुछ ना कुछ चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे आपको क्या देखना है कि जो रेन वाटर होते हैं, रेन वाटर में इसको हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, जब थोड़ा सा इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे जो रेन वाटर होता है, रेन वाटर में फ्री आयंस होते हैं, ठीक है, इन सारी चीजों की वजह से, है ना। तो इट कंटेन्स फ्री आयंस for the conduction of electricity, ठीक है ना। तो इस वजह से जो रेन वाटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, क्यों कंडक्ट करता है, क्योंकि इसके पास फ्री आयंस होते हैं। जब ऊपर से बारिश होती है तो उसी में जो एसिड वगैरह होते हैं वो डिसॉल्व हो जाते हैं, जिस वजह से इसमें आयंस आ जाते हैं। जबकि जो डिस्टिल्ड वाटर होता है ये प्योर वाटर होता है, ठीक है, इसमें किसी तरह की कोई इंप्योरिटी वगैरह तो होती नहीं, तो फ्री आयंस भी नहीं होता, है ना। लेकिन घर पे कभी गलती मत करना कि टैप वाटर आ रहा है, कहीं से इलेक्ट्रिसिटी से शॉर्ट सर्किट या कुछ हो जाए और तुम पानी लेके पहुंच जाओ, चिपक जाओगे भाई साहब, है ना, इलेक्ट्रिसिटी में। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलता है, व्हाई डू एसिड नॉट शो एसिडिक बिहेवियर इन एब्सेंस ऑफ वाटर। जैसे मान लो एसिड है, एक एक्सपेरिमेंट हम लोगों ने किया था, है ना, ड्राई HCl गैस, हमने एक टेस्ट ट्यूब ली थी,
इसमें थोड़ा सा सॉल्ट लिया था और साथ साथ में HCl लिया था, है ना। और ये जो है लिटमस पेपर का कलर चेंज नहीं करता। लिटमस पेपर का यहाँ पे जो कलर है, कैसा लिटमस पेपर, ड्राई लिटमस पेपर कलर नॉट चेंज्ड जब हम लोग इसका एक्सपेरिमेंट किए थे, है ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इट डज नॉट कंटेन फ्री आयंस, इट डज नॉट कंटेन्स फ्री H+ आयंस, ठीक है। तो यही चीज है। क्वेश्चन क्या था, व्हाई डू एसिड नॉट शो एसिडिक बिहेवियर इन एब्सेंस ऑफ वाटर। तो एब्सेंस ऑफ वाटर में जो H+ आयन होते हैं वो फ्री नहीं होते, है ना। तो इस वजह से ये एसिडिक बिहेवियर शो नहीं करता, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है आपका 5 सॉल्यूशन, 5 सॉल्यूशन दिए गए हैं ABCDE। देखो क्वेश्चन जैसे जैसे आपको जो बोला करे आप उसको लिखते जाया करो, ठीक है। 5 चीजें हैं ABCDE, 5 सॉल्यूशन दिए। इसके बाद क्या कह रहा है कि इनका pH दिया है 4 1 11 7 9, 4 1 11 7 9। इसके बाद क्या कह रहा है, न्यूट्रल कौन सा है, न्यूट्रल 7 वाला है, तो यहाँ पे ये न्यूट्रल है, पढ़े तो वही हो आप लोग। अगला कौन सा, स्ट्रॉन्गली एल्केलाइन, स्ट्रॉन्गली एल्केलाइन 11 वाला है, स्ट्रॉन्गली एल्केलाइन। एल्केलाइन का मतलब क्या होता है, वाटर सोल्यूबल बेस, वाटर सोल्यूबल बेस, ठीक है। अगला क्या है, स्ट्रॉन्गली एसिडिक, स्ट्रॉन्गली एसिडिक 1 वाला है, ये क्या है, स्ट्रॉन्गली एसिडिक, स्ट्रॉन्गली एसिडिक। अगला यहां पे क्या है, वीकली एसिडिक 4, WEAKLY, वीकली ACIDIC, वीकली एसिडिक। इसके बाद ई वाला क्या कह रहा है, ई वाला कह रहा है आपको वीकली एल्केलाइन, वीकली एल्केलाइन, ठीक है। पीएच वगैरह आप पढ़ो तो इसमें बहुत ज्यादा वो नहीं है, क्वेश्चन कैसे टैकल करते कैसे करते हैं इसको देख लो। इसके बाद के 2-3 सवाल हैं थोड़ा सा बढ़िया है, उसको भी अभी हम लोग देखेंगे। चलो इसके आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, उसको थोड़ा टैकल करते हैं कैसे क्या है। अगला क्वेश्चन क्या है, इक्वल लेंथ ऑफ मैग्नीशियम रिबन आर टेकन इन टेस्ट ट्यूब A एंड B। 2 टेस्ट ट्यूब ले लो, एक टेस्ट ट्यूब A हो गई और दूसरी टेस्ट ट्यूब यहाँ पे B हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे 2 टेस्ट ट्यूब है, एक टेस्ट ट्यूब A है, एक टेस्ट ट्यूब B है। इसके बाद क्या करना है आपको, इसमें मैग्नीशियम रिबन इक्वल लेंथ के ले लेनी है। लो भैया मैग्नीशियम रिबन ले लिया, इसमें भी मैग्नीशियम रिबन ले लिया इक्वल लेंथ की, ये और ये अपना देख लेना, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। अब आगे ये क्या कहता है, एक में HCl डालना है, दूसरे में एसिटिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू A में हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, इसमें एसिटिक एसिड CH3COOH, ठीक है। एक में एसिटिक एसिड डालना है, इज एडेड टू टेस्ट ट्यूब, अमाउंट एंड कंसंट्रेशन टेकन फॉर बोथ एसिड आर सेम, ठीक है। यानी कि दोनों सेम ही है, सो सेम ही अमाउंट में है। इन विच टेस्ट ट्यूब विल फिजिंग अकर मोर विगरसली, यानी कि इसमें फिजिंग किसमें ज्यादा होगा। फिजिंग का मतलब होता है रिएक्शन, यानी कि जब रिएक्शन होगा तो झाग, है ना। फिजिंग का मतलब झाग किसमें ज्यादा निकलेगा या किसमें ज्यादा तेज रिएक्शन होगी, तो ए वाले में ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि HCl इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, HCl is a strong acid and reacts more vigorously। क्या लिखा है, स्पेलिंग क्या है, VIGORO, VIGOROUSLY, vigorously with मैग्नीशियम, ठीक है। तो यहाँ पे HCl जो है स्ट्रॉन्ग एसिड है और स्ट्रॉन्ग एसिड आपको पता है ज्यादा तेज रिएक्ट करता है, ठीक है। तो इसका ये आंसर हो गया। आगे अब हम लोग पढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। याद रखना जो एसिड जितना स्ट्रॉन्ग होगा वो उतनी तेज रिएक्ट करता है ना। तो हैंडल एसिड्स विद केयर, और हैंडल करने की जरूरत ही क्या है, टीचर से कह दो कर करके दिखाना, है ना। जब तुम अच्छे से सीख जाओ तब करो। चलो आगे पढ़ते हैं। फ्रेश मिल्क हैज अ pH ऑफ 6, बहुत बढ़िया सवाल है, इसको देखना। फ्रेश मिल्क, ठीक है, ये दूध का ग्लास है, इसका pH कितना है 6 pH,
किसका ग्लास है? मिल्क का, यानी दूध का। आगे बढ़ता है। What do you think the pH will change as it turn into curd? Explain your answer. दूध से दही बना दो, मिल्क से क्या बन गया? कर्ड। इसके पीएच में क्या चेंज आएगा? इसका पीएच लो हो जाएगा। लो का मतलब कम हो जाएगा, यानी एसिडिक हो जाएगा, क्योंकि मिल्क से जब कर्ड बनता है ना तो इसमें लैक्टिक एसिड बढ़ जाता है। लैक्टिक एसिड, समझ बात आई? तो इसका पीएच क्या करेगा? इसका पीएच डिक्रीज करेगा। तो आंसर बस यही है, फ्रेश मिल्क हैज अ पीएच ऑफ 6। व्हाई डू यू थिंक द पीएच विल चेंज? एक्सप्लेन योर आंसर। तो पीएच क्यों चेंज हुआ? क्योंकि मिल्क से कर्ड बन गया, लैक्टिक एसिड इंक्रीज कर गया, ठीक है, और लैक्टिक एसिड इंक्रीज करने की वजह से इसका पीएच कैसा हो गया? एसिडिक हो गया, यानी 6 से कम हो जाएगा। तो ये इसका आंसर हो गया। आगे पढ़ते हैं। आया कि नहीं समझ में? दूध था, दूध से दही बन गया, कहते हो ना दही खट्टी हो गई। और एसिड के बारे में, एसिड आर सोर इन टेस्ट। तो जो दही होता है, दही में लैक्टिक एसिड ज्यादा होता है, तो दही में लैक्टिक एसिड बढ़ गया। समझ पाता है? तो इस वजह से जो पीएच होगा, पीएच कम हो जाएगा, 6 से कम हो जाएगा, है ना, 5 के करीब आ जाएगा या और कम हो जाएगा। एग्जैक्ट तो हमको नहीं पता, लेकिन पीएच कम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अ मिल्कमैन ऐड अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ बेकिंग सोडा टू फ्रेश मिल्क। देखो ये फ्रेश मिल्क है, इधर से थोड़ा सा बनाते हैं तो आपको थोड़ा सा ज्यादा समझ में आएगा। सबसे पहले हम यहाँ फ्रेश मिल्क ले लेते हैं। फ्रेश मिल्क, इसका पीएच हमने अभी कितना देखा था? 6। ये हम एज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, इसको लिख के ना बैठ जाना, कसम खा के ना बैठ जाना सर इतना बताया तो इतना ही होगा। एक फ्रेश मिल्क है, उसका पीएच कितना है? 6 के करीब है। इसके बाद अ मिल्कमैन ऐड अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ बेकिंग सोडा टू फ्रेश मिल्क। अब यहाँ पे फ्रेश मिल्क ने इसमें क्या डाल दिया? बेकिंग सोडा, NaSCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। बेकिंग सोडा क्या है? बेस है। मिल्क कैसा है? एसिड, ठीक है, तो बेकिंग सोडा इसमें बेस मिला दिया। बेस मिलाने से जो इसका पीएच 6 है, 6 से कहां चला जाएगा? करीब 8 के करीब चला जाएगा, है ना, एज्यूम कर लो 8 के करीब चला गया, ठीक है। पीएच इसका बेसिक हो गया थोड़ा सा मिल्क का। इससे फायदा क्या हुआ? देखो, व्हाई डज ही शिफ्ट द पीएच ऑफ फ्रेश मिल्क फ्रॉम 6 टू स्लाइटली एल्कलाइन? उसने ऐसा किया क्यों? उसने ऐसा इस वजह से किया जिससे कि मिल्क जल्दी से क्या ना बने? कर्ड ना बने, यानी कि दूध खराब ना हो। समझ बात आई? तो इस वजह से उसने इसमें थोड़ा सा बेकिंग सोडा मिला दिया। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? Why does the milk take a long time to set as curd? अब दूध को जमने में समय क्यों लग रहा है? भैया कर्ड बनने के लिए हमको क्या चाहिए? एसिड चाहिए। अब जब मिल्क में जैसे ही एसिड बनेगा, ध्यान दो, देखो शुरू समझो, फ्रेश मिल्क था, इसमें इसने बेकिंग सोडा मिला दिया। बेकिंग सोडा क्या है? बेस है, ठीक है, तो इसका पीएच कितना हो गया? 8 हो गया, यानी कि इसका पीएच बढ़ गया मिल्क का। समझ बात आई? और हमको कर्ड बनाने के लिए उसका पीएच घटाना है, ठीक है। तो यहां पे स्टार्टिंग में कर्ड बनेगा, लेकिन वो जो कर्ड बनेगा, कर्ड की वजह से जो मतलब स्टार्टिंग में एसिड बनेगा, वो एसिड न्यूट्रलाइज हो जाएगा किससे? बेस से। तो पहले जो एसिड बनेगा, जो लैक्टिक एसिड बनेगा, वो इस बेस को न्यूट्रलाइज करेगा, यानी बेकिंग सोडा को न्यूट्रलाइज करेगा, तब तो जाके इसका जो पीएच है, इसका पीएच कम होगा। बात समझ में आ रही है ना? तो इसका ये आंसर है। पहले मिल्क का पीएच कितना है? 6 है, ठीक है। अब देखो, अगर नॉर्मल कंडीशन होती तो जितना लैक्टिक एसिड बनता तुरंत पीएच गिरना शुरू हो जाता, लेकिन अब जब लैक्टिक एसिड बनेगा तो अब मिल्क का पीएच बेकिंग सोडा डालने की वजह से 8 हो गया। तो अब जब उसमें लैक्टिक एसिड बनेगा तो 8 से पहले पीएच वो क्या करेगा बेचारा? 7 से फिर क्या करेगा? 6 से फिर क्या करेगा? 5, फिर 4। समझ बात आई? तब जाके कहीं कर्ड बनेगा, तो इसको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अब देखो, तुम इसको एक एग्जांपल से समझ सकते हो, अगर अभी ये समझ में नहीं आया तो। मान लो कि ये एक लाइन है, इस लाइन से रेस स्टार्ट होनी है, सब लोग यहां पे हैं, तो सबको बराबर टाइम मिल गया। अब एक लड़के तुम यहां खड़ा कर दो, समझ बात आई? तो यहां 6 से पीएच हमने कहां शिफ्ट कर दिया? 8 में। तो पहले 8 को 6 तक न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा। 8
6 तक आएगा तब तो ये आगे कर्ड बनाएगा ना, तो इस वजह से टाइम लगता है मिल्क को कर्ड बनने में। आया समझ में बबुआ लोग? आगे बढ़ते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस शुड बी स्टोर्ड इन मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर प्लास्टर ऑफ पेरिस को मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में नहीं रखेंगे तो वाटर के साथ रिएक्ट करके जिप्सम बना के सेटल हो जाएगा और प्लास्टर ऑफ पेरिस बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, इस वजह से। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन? जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं, एसिड प्लस बेस, तो उसी को कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सॉल्ट प्लस H2O, इसका एग्जांपल है, पहला एग्जांपल इसका लिख ही लेते हैं, NaOH प्लस HCl। ठीक है, दूसरा एग्जांपल क्या है इसका, MgOH का होल ट्वाइस प्लस HCl, क्या बन जाएगा, MgCl2 प्लस H2O। क्लियर है? तो ये दो एग्जांपल हो गया किसका, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का। आगे, give two important uses of washing soda and baking soda। वॉशिंग सोडा और बेकिंग सोडा का यूजेस, तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, वॉशिंग सोडा, दूसरा बेकिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का पहला यूज है क्लींजिंग प्रॉपर्टी, क्लींजिंग प्रॉपर्टी यानी कपड़े वगैरह साफ करने में यूज हो जाता है। दूसरा, रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ H2O। ठीक है, जबकि बेकिंग सोडा का क्या इस्तेमाल है, दो इस्तेमाल हम लोग देख लेते हैं बेकिंग सोडा का। सबसे पहला, डफ क्रिएट करने में यूज होता है, यानी केक बनाने में, क्योंकि आपको पता है बेकिंग सोडा को हीट करते तो क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड। और दूसरा यहाँ पे यूज क्या है, इसको एंटी एसिड की तरह भी यूज करता है, टू न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड इन द स्टोमक। इसके साथ फास्टर कुकिंग के लिए, ठीक है। तो ये यहाँ पे कुछ यूजेस हो गए। बस कंप्लीट हो गया आपका चैप्टर। ठीक है, चैप्टर रिवाइज कर लो 4 से 5 बार, 4 से 5 बार, हाँ रिवाइज कर लेना, 4 से 5 बार हो ही जाएगा लास्ट तक में। तो आज की क्लास इतनी, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।